भी जानते हैं कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और किसी भी व्यक्ति का समाज सबसे पहले उसके परिवार से शुरू होता है। और आज के सिनेरियो को अगर हम ध्यान में रखें, जहां अधिकांशतः न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है, तो ऐसे में अगर हम समाज या परिवार की बात करें तो जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है माता पिता का। माता पिता की जो भूमिका होती है वो न सिर्फ बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि माता पिता होना खुद भी माता पिता के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों का लालन पालन करना बहुत ही सरल नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हमेशा से हमने इसको जोड़ के रखा है कि बच्चों का लालन पालन करने से बच्चों का सही विकास होता है, बच्चे सही दिशा पकड़ते हैं। लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि बच्चों का सही तरीके से लालन पालन करने में जिस तरह से बच्चे का सही विकास होता है, उसी तरह से माता पिता का भी बहुत हद तक विकास होता है। माता पिता भी पेरेंटिंग के माध्यम से, बच्चों का लालन पालन करने के माध्यम से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे संवाद की, कम्युनिकेशन की। बहुत सरल शब्द है, कम उम्र में ही हम इससे रूबरू हो जाते हैं। इनफैक्ट जब हम पैदा होते हैं, जब हम बोल नहीं पाते हैं, तब भी हम अपने भाव भंगिमाओं या अपने जेस्चर पोस्चर से अपनी बात कह लेते हैं। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बातों, अपने विचारों, अपनी भावनाओं या अपने सोच को किसी दूसरे व्यक्ति के पास या किसी दूसरे व्यक्ति से साझा करता है, तो इस प्रक्रिया को हम संवाद, संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, हमारी बातें, हमारे सोच, हमारी विचारधारा किसी भी विषय पे, किसी भी व्यक्ति के प्रति किस तरह की होती है, इसे जब हम दूसरों से शेयर करते हैं तो ये जो प्रोसेस है शेयरिंग का, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, संचार या संवाद। तो ये भी हम जानते हैं, पहले के जो स्टडीज़ हुई है उससे भी हमें पता चला है, हम ये समझते हैं कि अगर किसी परिवार में अभिभावक और बच्चों के बीच उचित तरीके से संवाद होता है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, तो उस परिवार का, उस बच्चे का एक समुचित विकास होता है। किसी भी कठिन परिस्थिति को वो लोग सरलता से पार कर लेते हैं। ठीक है, तो परिवार और स्पेशली माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो किस तरह से बच्चे को कम्युनिकेशन की महत्व को समझाएं, किस तरह से कम्युनिकेशन करने के तरीकों को बच्चों को समझाएं और बच्चों के कम्युनिकेट करने के तरीकों को खुद समझें। क्योंकि जब हम खुद नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम बच्चों को सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने एक बार या दो बार भी उनकी बात को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं की या समझने में हम सफल नहीं हुए, तो तीसरी या चौथी बार बहुत हद तक ये होगा कि बच्चे अपनी बात हमसे शेयर नहीं करेंगे। और यही कारण है कि आज अधिकांशतः माता पिता ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा अपने दोस्तों या किसी दूर के किसी एक रिश्तेदार से ज़्यादा अपनी बातें शेयर करता है, और माता पिता के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंतनीय बात हो जाती है। तो आज का विषय जो है, इसको अगर हम आगे बढ़ें, इस पर हम बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी परिवार में माता पिता के द्वारा बच्चे को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट या प्रॉपर एक्सेप्टेंस मिलती है, बच्चों की बातों को अगर बहुत ध्यान से सुना और समझा जाता है या उन्हें कंसीडर किया जाता है, तो बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम अपने लिए बढ़ता है। वो ये समझते हैं कि इस परिवार में, इस फैमिली में मेरी भी कोई भूमिका है, मेरा भी कोई जिम्मेदारी है। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से कई बार हम अपने बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट डेवलप कर सकते हैं। हम बच्चों को ये समझा सकते हैं या बच्चों में ये भावना जागृत कर सकते हैं कि ये परिवार उनका है। इस परिवार में अगर वो हैं तो इस परिवार को उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ जिम्मेदारी है हमारी, जो हमें अपने परिवार को ध्यान में रख के पूरी करनी होगी। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बहुत ही लोग जानते होंगे कि कम्युनिकेशन के मुख्यतः दो रूप होते हैं, दो स्वरूप होते हैं। अगर आम भाषा में ही हम बात करें तो एक है वर्बल यानी कि मौखिक, और दूसरा है नॉन वर्बल। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, इस पर मैं आगे आपको बताऊंगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि फैमिली कम्युनिकेशन। फैमिली कम्युनिकेशन आजकल रिसर्च में, शोध में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, मनोविज्ञान में भी, और अगर अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं उनमें। तो ये जो फैमिली कम्युनिकेशन टर्म है, ये स्पेशली फैमिली लगाने का मतलब इसलिए है यहाँ पे क्योंकि फैमिली कम्युनिकेशन से तात्पर्य बना दिया गया कि जब किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य खुल के अपनी बातें अपने परिवार में कर सकता है या कर पाता है, तो इस तरह का जो परिवार में संवाद का वातावरण होता है उसे हम फैमिली कम्युनिकेशन कहते हैं। फैमिली कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर परिवार में है तो ऑब्वियस सी बात है किसी चीज़ पे हम एग्री करेंगे, किसी चीज़ पे डिसएग्री करेंगे, कोई चीज़ हमें पसंद आएगी, कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आएगी। तो ये जो फैमिली कम्युनिकेशन है इसमें ना सिर्फ हम अपनी पसंद या लाइफ की ही बातें करें, ना सिर्फ अपनी जो स्वीकृति होती है या जो हमारी सहमति होती है सिर्फ इसी की बातें ना करें, बल्कि जब हम स्वच्छंदपूर्ण होकर, स्वच्छंदता से, स्वेच्छा से और सहमति से, खुशी से अपनी असहमति या अपने विरोध को भी अपने परिवार में खुलकर व्यक्त कर पाते हैं, तो उस परिवार का फैमिली कम्युनिकेशन स्ट्रांग माना जाता है। फैमिली कम्युनिकेशन के द्वारा हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी परिवार का जो भी सदस्य है, जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, किसी भी प्रकार का परिवार का आपका स्वरूप हो, उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, क्या वो खुलकर अपनी पसंद, नापसंद, सहमति, असहमति ये व्यक्त कर पाते हैं? क्या उनको इस बात से असर पड़ता है कि परिवार के बाकी के लोग किसी विषय या किसी व्यक्ति या मेरे बारे में क्या सोचते हैं? या क्या वो कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सोचते हैं कि इसका मेरे परिवार के बाकी सदस्यों पे क्या असर पड़ेगा? तो अगर किसी परिवार में, परिवार के सदस्यों के बीच इस तरह का संबंध होता है, इस तरह की जागरूकता या इस तरह का लगाव या इस तरह की केयर होती है, तो वो परिवार का जो इन्वायरमेंट होता है, स्पेशली जो फैमिली इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आज के परिवेश में भी इसकी काफ़ी वैल्यू मानी जाती है, तो वो फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर परिवार के बाकी सदस्यों की बात अगर हम ना करके सिर्फ और सिर्फ अभिभावक पे फोकस करें, माता पिता पे फोकस करें, तो हम जानते हैं पेरेंटिंग बहुत आसान नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग रिलेशनशिप होता है, और जन्म से लेके, बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक वह पेरेंटिंग से, माता पिता से, उनके पेरेंटिंग स्टाइल यानी उनके लालन पालन के कौशल से, लालन पालन के तरीक़ों से प्रभावित होता है, जाने अनजाने में। तो ये जो पेरेंटिंग है, बच्चों का लालन पालन करने की ये जो प्रक्रिया है या ये जो कार्य है, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। और मैं बार बार आपसे बोलूँगी, फिर बोलती हूँ कि ये जो लालन पालन है ये ना सिर्फ बच्चे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि माता पिता भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके रोज़ कुछ नया वो सीख पाते हैं और अपने व्यक्तित्व के निर्माण में भी ये मदद करता है। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन की, जिसको हमने कहा कि जीवन से लेकर मृत्यु तक ये चलता रहता है, इसमें अभिभावक वर्बल तरीके से भी, यानी शब्दों का उपयोग करके मौखिक रूप से खुल के अपनी बात कहते हैं और बच्चे को अपने प्रॉपर मैसेज पहुंचा देते हैं, और वही नॉन वर्बल तरीक़ों से भी वो अपनी बातें बच्चों के बीच में पहुंचा देते हैं। स्टडीज़ बताती है कि अगर किसी परिवार में, अगर किसी रिलेशनशिप में स्पेशली ट्रस्ट, केयर और रिस्पेक्ट पाया जाए, यानी परिवार के सदस्यों के बीच में ट्रस्ट यानी विश्वास, केयर यानी एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे का ख्याल करना,
और सम्मान, एक दूसरे को सम्मान देने की प्रथा हो या इस तरह की एक उन लोगों की हैबिट हो और इस तरह का अगर उनका व्यवहार हो, तो अगर किसी परिवार में परिवार के सदस्यों के बीच में ये 3 पॉइंट्स पाए जाते हैं, ये 3 विशेषताएं, ये 3 गुण पाए जाते हैं, तो वो परिवार बहुत ही ज़्यादा सुखी, समृद्ध और सफल परिवार माना जाता है। उस परिवार के सदस्यों के बीच मिलकर समस्याओं का सामना करने की और अपनी समस्याओं के साथ साथ अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने की एक कुशल क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए, एक प्रभावशाली संवाद होने के लिए कौन से मुख्य बिंदु होने चाहिए। तो अगर हम बात करें एक परिवार के सदस्यों के बीच और मुख्यतः माता पिता और बच्चों के बीच किस तरह से संवाद हो कि वो संवाद प्रभावशाली हो, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लैरिटी मतलब आप जो भी मैसेज या जो भी बात अपने बच्चे से कहना चाहते हैं उसमें एक स्पष्टता होनी चाहिए। हम वैसे भी कहते हैं कि एक अच्छा इंसान वही होता है जो थोड़ा स्पष्टवादी होता है, जो बहुत गोल गोल घुमा के ना बोले या बहुत ज़्यादा बातों को मैनिपुलेट करके या तोड़ मड़ोड़ करके ना बोले। तो क्लैरिटी जितनी ज़्यादा आपके मैसेज में होगी, आपके कम्युनिकेशन में होगी, आप जो बात कहना चाहते हैं सामने वाला उसको उसी फॉर्म में रिसीव करने में सक्षम होता है, तो ये माना जाता है कि आपका जो मैसेज था वो बहुत क्लियर था। तो क्लैरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो माता पिता को अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में ऐड करनी चाहिए। कई बार हम ये सोच के कि बच्चा दुखी हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हमसे नाराज़ हो जाएगा तो दूर हो जाएगा, या हमसे गुस्सा हो जाएगा तो खाना नहीं खाएगा, इस चक्कर में हम जो कहना चाहते हैं वो ना कह कर के गोल गोल घुमा देते हैं और वो बात का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में क्लैरिटी के पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन स्टाइल। आप मुझसे जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही बच्चों से बात करिए, बच्चों से जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही घर में बाकी के सदस्यों से बात करिए। ज़रूरी पहले क्या होता था, देखा जाता था कि माता पिता आपस में भले ही झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं या बहस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा आता था वो उनके सामने बड़ा आप तो ये रिस्पेक्ट और ये सब शो करने लगते थे। जब तक बच्चे को आपका ये 2 टाइप का व्यवहार का पता नहीं चलता तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा नोटिस करता है कि पिताजी या माताजी मेरे से तो इस तरह से बात करते हैं और बाहर इस तरह से बात करते हैं, तो वो जिस तरह से आप सिखाना चाहते हैं वो सीखने के बजाय आपका दूसरा वाला बिहेवियर ऑप्ट कर लेगा, सीख लेगा। खुद भी नोटिस करिए कि अगर बच्चों के साथ हम तो बेटा आप कर लीजिए, आप खा लीजिए, इस तरह से बात करें और बच्चे ने बाहर देख लिया कि हम अपने किसी दोस्त को अबे तबे या अरे कुछ ऐसे वर्ड जो हम लोग कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, वैसे कोई वर्ड अगर हमने शुरू कर दिया, यूज़ कर लिया, तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चे भी धीरे धीरे अबे तबे और ये टाइप के वर्ड्स को यूज़ करने लगते हैं। और फिर हमें लगता है कि इसने कहाँ से सीखा, हमने तो कभी इससे ऐसे बात नहीं की। तो एक्चुअली में वो उसने हमारे दूसरे बिहेवियर से सीख लिया। तो हमें ऐसा करना है कि ये 2 बिहेवियर रखना ही नहीं है, हमें कोशिश करनी है, संयत रहना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चों का सबसे पहला मॉडल जो होता है वो उसके माता पिता होते हैं। वो उनके बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करके सीखता है अपने अधिकांशतर बिहेवियर। तो ये जो कंसिस्टेंसी हमारे कम्युनिकेशन में अगर रहती है तो ये हमें मेंटेन रखनी होगी और ये कंसिस्टेंसी हमें हेल्प करेगी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रिएटिविटी। कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत ही बच्चों से बहुत ही सीरियस टोन में या बहुत ही बोझिल होकर बात करने लगते हैं, मतलब कि हम नाराज़ हैं या अपसेट हैं तो हम बहुत ही गुस्से में, या बच्चा हमारे पास जब भी आता है तो हम उससे बहुत ही आइडियल फॉर्म में बात करने लगते हैं कि जैसे राम जी ने ऐसे किया था, फलाना ने ऐसे किया था। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करिए कि बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग बात करिए। आप ये नोटिस करिए कि अगर आप उपदेश देने जा रहे हैं तो वो बच्चा वो उपदेश देने के लायक है या नहीं, या वो उपदेश सुनने के लिए रेडी है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर बच्चे से कांटेक्ट कर रहे हैं, हम सभी बहुत अच्छे से यूज़ भी करते हैं कि अगर हम नॉर्मली बैठे हैं बात कर रहे हैं तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा आता है तो हम थोड़ा सा तोतली भाषा में बात करने लगते हैं, या उसको अगर कुछ समझानी होती है तो हम खेल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी हम अपने कम्युनिकेशन में लाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ये क्रिएटिविटी एक तो सीधे सीधे बच्चे से रिलेट कर जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फ़न होता है, कुछ इन्जॉयमेंट होता है, रूटीन नहीं होता है, थोड़ी सीरियसनेस नहीं होती है, तो बच्चे बहुत जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो आपसी कम्युनिकेशन है, इसमें जो मोनोटोनी या बोरियत जो आने लगती है, जो उबन आने लगती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि स्कूल वगैरह में भी कई बार बच्चों के लिए जो ड्राइंग क्लास है या आर्ट क्लास है या जो स्किल ट्रेनिंग की क्लासेस होती है, उसमें फोकस किया जाता है कि वो रूम्स बड़े कलरफुल हों, वहाँ का वो जो टीचर हो वो बहुत चीयरफुल हो। वो क्यों? ताकि वो जल्दी से जल्दी बच्चे से कनेक्ट कर सके, और उससे जितना जल्दी कनेक्ट कर पाएगा बच्चे उतना ज़्यादा उसे सीखेंगे और उससे अटैच होके उसकी बात मानेंगे। तो पेरेंट होने के नाते हमें भी वैसा ही करना चाहिए, और अधिकांशतः लोग करते भी हैं। पर ये क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है हमारे इस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आया कंटेंट। बात करिए थीम बेस्ड कंटेंट, मतलब हम क्या बात करना चाहते हैं, किस विषय पे बात करना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए हमारे पास। जैसे अधिकतर हम कहते हैं आओ और आओ बेटा आओ, और बताओ कैसे हो, और बताओ क्या हो रहा है, और बताओ। तो आप नोटिस करेंगे 3 बार और बताओ करिए, चौथी बार वो उठ के चला जाएगा। तो वो समझ जाएगा कि इनके पास कोई प्रॉपर बात करने के लिए मटेरियल नहीं है, इनको कुछ पूछना नहीं है, ये बस मुझे इंगेज कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप एक थीम बेस्ड बात करें। अगर पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस करके बात करिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बात कर रहे हैं तो उस पर फोकस करके बात करिए। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बच्चे से कुछ कहने जा रहा हूँ तो वो किस पर्पज़ से कहने जा रहा हूँ। अब एक साथ 10 चीज़ अगर आप बताने जाएंगे तो फिर वो उपदेश हो जाएगा, और जैसे ही उपदेश शुरू होता है आप जानते हैं बड़े बड़े लोग सो जाते हैं, तो वो तो बच्चे हैं हमारे, तो वो तो बिल्कुल भी वो ध्यान उस पर नहीं दे पाएंगे, कोशिश करके भी ज़्यादा देर तक ध्यान उस पर नहीं दे पाएंगे। तो कंटेंट पे हमेशा फोकस करिए कि हम क्या बात करना चाहते हैं या क्या मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, कोई बिहेवियरल चेंज करना चाहते हैं, उसका कोई व्यवहार है जो आपको पसंद नहीं आया, तो स्टिक टू दैट बिहेवियर ओनली, है ना। एक टाइम में एक ही बिहेवियर की बात करिए। एक साथ जैसे तुम 10 बजे सोते हो, 12 बजे नहाते हो, ऐसे खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, ये एक बात हो गई, रूटीन की बात हो गई जिससे हमें शिकायत है। अब उसी में लगे आप पढ़ाई भी बोल लें, उसी में लगे कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, कोई रहने वाला नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारा, कैसे लड़के हो, तो आप अगर आपने सब ले लिया उसमें तो कुछ नहीं समझेगा और फ्रस्ट्रेट होगा और ज़्यादा नाराज़ होकर चला जाएगा। तो ऐसे में कंटेंट पे फोकस करना है। एंड लास्ट, कनेक्शन। हम सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं किसी बड़े से भी, अगर हम बात करें और वो सामने मोबाइल में लगा है या कुछ मैसेज ही कर रहा है या हमारे से प्रॉपर आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें बुरा लगता है और हमें समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये जो है ना, ये मेरी बात इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात में, ये मेरी बात सुनना नहीं चाहता है। तो कनेक्शन बनाइए, बात करिए, थोड़ा सा जैसे ही वो आपसे बात कर रहा है हमेशा उसकी तरफ देख के बात करिए। ठीक है, मतलब अगर आप किचन में हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, 2 सेकंड लगेगा, ऐसे देखिए और फिर बात करिए, कोशिश करिए। क्योंकि जितना आई टू आई कांटेक्ट होगा उतना उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि उसकी बातें जो है वो सुनी जा रही हैं। और अगर हमने कुछ ऐसे हटवट के बात की और वो बात करना चाहता है, तो हमारा ये प्रॉपर रिस्पॉन्स उसके लिए नहीं होगा और वो फिर दोबारा हमसे अपनी बात शेयर करने नहीं आएगा। अब हमें आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो जनरली पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे हम तो हर बात बताते हैं, सब कहते हैं, सुनता ही नहीं है, हमारी बात ही पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, हम जनरली फोकस क्या करते हैं, बच्चे के सुनने की कैपेसिटी पे, बच्चे के कम्युनिकेशन स्टाइल पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एज अ पेरेंट, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे में कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो कि जब हम शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा जो है मेरी बात नहीं समझ, मेरी बात के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा, तो यहाँ हो सकता प्रॉब्लम हमारे कम्युनिकेट करने में हो, हम ही सही तरीके से अपनी बात उस तक नहीं पहुँच, क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से हमारा बच्चा वो बात समझ। तो बच्चों पे फोकस करने के साथ साथ हमें इस बात पे भी ध्यान देना है, हमारी बात सामने वाले तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, या हम कुछ कहना चाह रहे हैं और सामने वाला उसको समझ नहीं पा रहा और उसको दूसरे फॉर्म में
इंटरप्रेट कर रहा है, और इस वजह से जो मैं सोच के चल रही हूँ वो नहीं हो पा रहा है, और वो बेचारा अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है। तो बच्चों के कम्युनिकेशन पे ध्यान देने से अच्छा ये भी है कि आप पहले इस पे ध्यान दीजिए, आप कितने अच्छे लिसनर हैं, कितने अच्छे ओरेटर हैं, नरेटर हैं, आप कितने अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं बच्चों के सामने। या बच्चा, आप कहते कुछ बताता नहीं आता हो, लेकिन आपके इंटरप्शन से, आपके डाउट से, आपके चिड़चिड़े नेचर से वो इरिटेट हो जाता है या वो दुखी हो जाता है और वो चला जाता है, नहीं बताता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एज अ पेरेंट हमें ये ध्यान देना है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, ठीक है, ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वाइल कम्युनिकेटिंग विद आवर किड्स, अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हुए हमें किन किन बिंदुओं पे ध्यान, हम क्या बात कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उसको मोटिवेट करने की कि वो पढ़ाई लिखाई करे, उसकी तुलना में, उसके चक्कर में हम उसकी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, और मोटिवेट करने के बजाय हम उसको नीचा दिखाने लग जाते हैं। फलाने का लड़का इतना अच्छा कर गया, वो तो टीचर हो गया, वो आईएएस बन गया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो कहाँ तो हम उसे मोटिवेट करना, इनकरेज करना चाह रहे थे, यहाँ मैसेज उल्टा चला गया, और इस वजह से उसको, बच्चे को लग रहा है कि हम वर्थलेस हैं, हमारा तो कोई काम ही नहीं है यार, इससे अच्छा तो उन्हीं का लड़का है, आप वहीं चली जाइए। कई बार ऐसा होता भी है कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो बोल देते हैं ठीक है उन्हीं की मम्मी बन जाओ, उन्हीं के यहाँ जाओ, उन्हीं के पापा बन जाइए, हमको छोड़ दीजिए। तो ये तरीका सही नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि हम क्या कहने जा रहे हैं और उसका क्या असर पड़ सकता है बच्चों पे। लगातार अगर हम नैग करेंगे, लगातार परेशान करेंगे, लगातार निगेटिव एस्पेक्ट पे ही फोकस करेंगे, तो वो तो गिर गिर के फिर उठ ही नहीं पाएगा, और फिर कल हम कहेंगे कि भाई कोशिश ही नहीं किया, कुछ अच्छा ही नहीं किया, हम तो सब कुछ किए, हम लैपटॉप दे दिए, कंप्यूटर दे दिए, मोबाइल दे दिए, खाना भी हम खुद ही देते हैं, इसको कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी नालायक है। पर हम जो बोल गए, हम जो कह गए, वो उस पर असर डाल दिया, और हमारी सारी ये जो मेहनत, सारा सपोर्ट है, ये वेस्ट हो गया। तो ध्यान रखना है हमें कि हम किस तरह से बात करें, क्या टॉपिक बोलना चाह रहे थे और हम क्या कह गए, हमारा कंटेंट क्या था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकोडिंग। इम्पॉर्टेंट सी बात है कि अगर हम तारीफ़ करने जा रहे हैं आपकी, तो हमारा तारीफ़ ही आप तक पहुँचे, आपको ये ना लगे कि हम टॉन्ट या कमेंट कर रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको बोला, उसको आपने एक अपने फॉर्म में उसको समझने की कोशिश की। तो मेरा बोलना और आपका समझना, दोनों में संगति होनी चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन अगर मैंने तो आपकी तारीफ़ की और आपको लगा कि मैं ताना मार रही हूँ या मैंने आपको कमेंट किया है, तो फिर तो यहाँ बात उलट गई। जो हम कहना चाहते थे वो आप तक पहुँचा नहीं, इनफैक्ट आपने कोई दूसरा ही इमोशन आप में जनरेट हो गया, आप दुखी हो गए या आप गुस्से में आ गए या और चिड़चिड़े हो गए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सामने वाला है वो उसको, हमारे मैसेज को जिस तरह से रिकोड कर रहा है, इनकोड कर रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बोलने में के पीछे क्या इंटेंशंस थे, उसको वो सही तरीके से समझ जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे तो आजकल बाहर से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे मैसेज का सही इंटेंशन उन तक पहुंच जाए, हम जो कहना चाहते हैं वो बात उन तक पहुंच जाए, और इसका हम सभी पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मीडियम, जैसे जब हम बात करना चाह रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों से बात करना चाहते हैं पर बच्चे उस टाइम बात करने के मूड में नहीं होते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, हम सभी जानते हैं, आमने सामने बैठ के बात करके हम कई चीज़ें हल कर सकते हैं। पर कई बार हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी हम तो बात करने के लिए रेडी हैं, क्या पता हमारा बेटा रेडी है कि नहीं उस विषय में बात करने के लिए। और आप नोटिस करेंगे कि जब कभी किसी मार्क्स को कम मार्क्स आने पे, या पढ़ाई में अच्छे नंबर ना लाने पे, या आपके टीचर ने आपकी कोई कंप्लेन कर दी गार्जियन से, तो उस टाइम में आपको लगता है अच्छा आओ बैठो, चलो हमें बात करनी है। तो क्या वो बात करेगा आपसे? नहीं, वो एक वन वे इंटरेक्शन हो जाता है। आप कुछ बोलते हैं, वो सुनता है, लेकिन वो कुछ उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये ध्यान रखने की कि जब हम उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो भी विलिंग हो, और अगर हमें कोई बात जाननी है, उससे कोई बात उससे निकलवानी है और वो नहीं कर रहा है, तो कोशिश करिए कि इन बिटवीन
हम बात करें किसी काम के बिटवीन या उसके बिजी शेड्यूल के बिटवीन, ताकि उसको ये न लगे कि हमारा स्पेशल अटेंशन उसकी उस कमी पे है, तो इससे उसका संकोच कम होगा। इन बिटवीन का प्रोसेस क्या है वो आगे आपको बताऊंगी मैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना है कि जिस मीडियम में हम बात कर रहे हैं क्या सामने वाला भी उस मीडियम में बात करने के लिए रेडी है। और जब मीडियम की बात आती है तब आती है बात फॉर्म्स की। वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम खुल के बोल के अपनी बात आपके सामने रखते हैं, जैसे मैं अभी आपसे वर्बल कम्युनिकेट कर रही हूँ, बट साथ ही साथ आप मेरे जेस्चर पोस्चर से, मेरी भाव भंगिमाओं से भी, मेरे बोलने के स्टाइल से भी आप बहुत हद तक अंदाज़ लगा सकते होंगे कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये जो भाव भंगिमाओं का यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का जब हम यूज़ करते हैं, इस तरह के जो व्यवहार का हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम जनरली बैठने की मुद्राएं, हमारे आँखों के उतार चढ़ाव, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी वॉइस, हमारे टोन हमारा क्या है, हमारे इमोशनल टोन कैसा हो रहा है कोई बात करने में। साइकोलॉजी में एक वर्ड प्रोसोडी, इमोशनल कलरिंग, उस पर भी हम ध्यान देते हैं कि किस टोन में आपने वो बात कही। आप नोटिस करेंगे कि हम कोई बात हंस के कह रहे हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट है, और अचानक हमने तेज़ टोन में बोल दिया तो लगता है अरे नाराज़ क्यों हो रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो। नहीं, चिल्ला नहीं रहे हो, तेज़ बोल दिया, नहीं ये गलत है, इसका असर दूसरा पड़ जाता है। तो ये जो जेस्चर पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, टच, हमारी वॉइस, हमारा टोन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे कम्युनिकेशन में। जैसे हमने टच की बात की, अगर कोई अपनी बात आपसे कह रहा है और उस टाइम में वो इमोशनल हो रहा है, वो खुल के अपनी बात आपसे शेयर कर रहा है, लेकिन वो कैथारसिस के फेज़ में है, जहाँ वो अपने इमोशंस को वेंट आउट कर रहा है, निकाल रहा है। ऐसे में आप हल्का सा उसके हाथ पे अगर ऐसे थपकी भी दे देंगे, ठीक है, पीछे उसके कंधे पे ऐसे थपथपा देंगे, तो भी ये जो टच है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देगा उसको। ये एक तरह से कम्युनिकेट करेगा दैट देयर यू आर देयर विथ हिम और हर, ठीक है, आप वहाँ पे हैं उसके साथ, आप कनेक्टेड हैं, और उसकी प्रॉब्लम्स के साथ एम्पैथेटिक वे में, यानी उसकी प्रॉब्लम्स को खुद की प्रॉब्लम समझ के आप वहाँ पे उसके साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो ये जो टच, फेशियल एक्सप्रेशंस है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। छोटा बच्चा है, गोदी में है, बोल नहीं पा रहा है, तो क्या माँ बाप उसकी बात नहीं समझ पाते हैं? बिल्कुल समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट होके समझने की कोशिश करते हैं, उसके जेस्चर पोस्चर से ही समझ जाते हैं। अब तो ये भी कई बार मैंने देखा, इतना फ़नी और इतना अच्छा लगता है कि बच्चे के बैठने या खड़े होने के स्टाइल से माँ बाप समझ जाते हैं कि लगता है पॉटी करेगा या लगता है पेट में दर्द है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जहाँ आप शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे, सिर्फ अपने इन आवरण से, अपने मुख, फेशियल एक्सप्रेशन से आप अपनी बात लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो ये जो दो फॉर्म्स थे आपके, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड हमारे खुशनसीबी है कि हम दोनों ही फॉर्म्स में मास्टर हैं, हम दोनों ही फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम इन दोनों फॉर्म्स का यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाएं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार हम कहें मेरा बेटा हीरा है, मेरा बेटा हीरा है, ज़रूरी नहीं। कई बार हम ऐसे प्राउड से उसको देखेंगे, वो समझ जाएगा कि हम अच्छा फील कर रहे हैं उसके लिए। कई बार दूर से ताली बजा देंगे तो वो समझ जाएगा कि नहीं, हमने कुछ अच्छा किया और मम्मी पापा मेरी वजह से खुश हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करनी है। आज के समय में हम लोग पता नहीं क्यों भटक गए हैं कि बोलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा बोल बोल के फिर आदमी छोड़ देता है, भाई बोलते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जिससे हमारा बच्चा नई नई चीज़ें सीखे भी, वो हमारे इमोशंस को अगर जज कर पाएगा, हमारे एक्सप्रेशंस को समझ पाएगा, तो क्यों नहीं वो आगे चल के दूसरों के एक्सप्रेशंस को भी समझ सकता है। तो एक तरह से ये उसको एक टीचिंग भी हो जाएगी, उसको एक नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी, और हमारे पास भी एक अपना स्किल डेवलप करने का गुण आएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि वर्बल और नॉन वर्बल जो हमारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं उनका सही तरीके से उपयोग करें हम अपने बच्चों से संवाद करते वक्त, ठीक है। इसके बाद कुछ टिप्स हैं जो एक अच्छे कम्युनिकेशन, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को और बेटर करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन में हम क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से हमारा रिश्ता हमारे बच्चों से अच्छा हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, पावरफुल हो सके।
तो पहला है शेड्यूल फैमिली टाइम। कम्युनिकेट करने के लिए समय नहीं है तो समय निकालिए। दिन में रोज़ कम से कम एक बार तो कम्युनिकेट ज़रूर करिए, और जब कम्युनिकेट करिए तो ऑनेस्ट रहिए। मतलब वो टाइम जैसे मी टाइम होता है वैसे वो टाइम बेबी टाइम ज़रूर होना चाहिए। अब मम्मी तो कहेंगे कि हम तो दिन भर घर में ही रहते हैं, दिन भर तो उसी को देखते रहते हैं। वो आप देखती हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालिए जहाँ पे आप उससे बातें करेंगे, जहाँ वो नोटिस करेगा कि मम्मी अभी बर्तन नहीं धो रही है, मम्मी अभी खाना नहीं बना रही है, मम्मी सिर्फ मुझसे बात कर रही है। तो ये जो बच्चे में ये कॉन्फिडेंस जब आएगा कि नहीं, दिस इज़ माई टाइम विथ माई मदर और विथ माई फादर और विथ माई पेरेंट्स, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चे में एक वर्दी होने की फीलिंग लाएगा। यस, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। तभी तो देखो ये मेरा टाइम है, मम्मी इस टाइम में कुछ और नहीं करेगी, सिर्फ मेरे से बात करेगी या मेरी बात सुनेगी। शुरू में लगेगा क्या बात करेंगे, दिन भर तो देख रहे हैं, कोई बात नहीं, किताब लीजिए, कहिए कहानी पढ़ो बेटा, मैं सुनूंगी अभी कहानी। मैं हमेशा रात में तुम्हें सोने के टाइम कहानी सुनाती हूँ ना, अभी मेरा टाइम है, अभी तुम मुझे ये स्टोरी बुक देखो, ये देख के बताओ। बड़ा बच्चा है, कोई बात नहीं, तू कम से कम अपनी बात ना शेयर कर, बट तू मेरी बात तो सुन। तो आज ये तो जानने की कोशिश कर कि आज माँ ने क्या किया या माँ क्या कहना चाहती है। तो जैसे जैसे आप कम्युनिकेट करेंगे धीरे धीरे बच्चा भी फिर आपसे कम्युनिकेट करने लगेगा। ठीक है, तो एक टाइम ज़रूर बनाइए बात करने का। नेक्स्ट आपका है फैमिली रूटीन। जब बना रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग कहते हैं ना कि फैमिली है तो एक रूटीन बनाएं, साथ में खाएं, साथ में पिएं, पढ़ने का टाइम होना चाहिए। और मैंने नोटिस किया है कि लगभग हम सब के साथ हुआ होगा कि जीवन में एक बार कम से कम टाइम टेबल ज़रूर बनाए हो, चाहे वो हाई स्कूल एग्ज़ाम के टाइम बनाए हो, चाहे 12th में बनाए हो। टाइम टेबल भले ही पूरा किया हो चाहे नहीं किया हो, मैं कभी नहीं कर पाई। तो टाइम टेबल बनते ही मेरा सर दर्द शुरू हो जाता था। तो कई बार ऐसा होता है, हम कोशिश करते हैं कि टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम काम करें। 10 बजे उठना नहीं, 7 बजे उठना, 8 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाना, 8 से 10 पढ़ाई करना, 10 बजे नाश्ता करना, इस टाइप से जो भी आप बनाते हैं। आजकल के बच्चे तो 5:30-6 बजे भी उठ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत जल्दी जल्दी उठ जा रहे हैं। तो ये जो टाइम टेबल हम बनाते हैं इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या, ये जो टाइम टेबल हो ये बच्चों के अकॉर्डिंग हो। मतलब उसमें बच्चों की भी इच्छाएं ऐड होनी चाहिए। मैं 7 बजे उठाऊंगी तो तेरे को चलेगा? नहीं मम्मी 7:30। अच्छा ठीक है, 7:30 पे शुरू करते हैं, फिर लेकिन हम 6:30 करेंगे। तुम उठोगे तो मैं भी तो उठूंगी, मेरा काम भी तो जल्दी होगा। इस तरह से जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, बैठ के बनाते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करके बनाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से हम उसको फॉलो कर पाते हैं। लेकिन वही अगर हमने क्या लिया कॉपी पेन, हाँ 7 बजे उठना है, 8 बजे खाना है, 10 बजे सोना है, नहीं फिर सोना है, ऐसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, एक बोझ हो जाता है बच्चे पे। तो ये जो फैमिली रूटीन आप बना रहे हैं, ये फैमिली रूटीन न सिर्फ बच्चे के पढ़ाई के लिए हो बल्कि आपके लिए भी हो। क्या, हफ्ते में एक दिन मैं अपने बच्चे के साथ मूवी ज़रूर देखूंगा, या हफ्ते में एक दिन हम बाहर ज़रूर जाएंगे। अभी लॉकडाउन है, बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन घर में रह के भी हम कई सी चीज़ें कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन ये गेम हम लोग ज़रूर खेलेंगे। यानी कि एक ऐसा रूटीन आप बनाइए जिसमें बच्चे को लगे कि आपके बिजी शेड्यूल में भी उसका स्थान है। आप सिर्फ उस पर अपना अधिकार नहीं जमा रहे, सिर्फ उसके लिए नियम नहीं बनाए गए हैं, आपके लिए भी नियम बनाए गए हैं। जैसे कई घरों में मैंने देखा, बड़ा स्मार्ट और बड़ा अच्छा लगा मुझे, मंडे को छोला भटूरा बनेगा, ट्यूसडे को राजमा बनेगा, वेंसडे को ये बनेगा, और आपको विश्वास नहीं होगा बच्चों ने बताया है ये। तो ये जो बच्चों ने ये जो तरीके बताए हैं, तो ये उनकी एक चॉइस दिखा रहा है, ये उनका इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। जैसे अगर उन्होंने कहा सोमवार को छोला भटूरा बनेगा और उस दिन छोला भटूरा बनता है, दे फील लाइक किंग्स कि अरे मैंने कहा था आज छोला भटूरा बना है, देखा आज कितना अच्छा नाश्ता बना है। तो ये जो हम रूटीन बनाते हैं, ये जो हम एक फैमिली रूटीन बनाते हैं, इसमें हम कोशिश क्या करते हैं, जनरली बच्चों का बना दिया है, हो गया, हम तो वही करेंगे। लेकिन अगर हम अपने लिए भी रूटीन बनाएं और बच्चों को ध्यान में रख के बनाएं, तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे संबल मिलता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उनका, एक सेल्फ इस्टीम होता है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट उनकी बढ़ती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीखते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली रूटीन इम्पॉर्टेंट है। इसी में आता है कि कम से कम दिन में एक बार तो खाना हम साथ में खाएं ही।
ठीक है, कुछ लोग 4 बार खाते हैं, कुछ लोग 2 बार खाते हैं, जैसे जैसे आप खाते हो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कम से कम एक बार चाय, नाश्ता जो भी आप कर रहे हैं वो एक बार पूरी फैमिली के साथ होना चाहिए। सुबह, शाम, दोपहर, कभी चाय या खाना एक साथ खाने से बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं। कम से कम एक बार दिन में आप एक दूसरे को एक साथ देख पाते हैं, किसी छोटी छोटी बातों पे खुल के हंस बात कर पाते हैं, मन में कोई बात हो जो अकेले शेयर करने में डर लग रहा है तो कम से कम खुल के कह पाते हैं। हंसी मजाक के थ्रू ही आप अपनी बहुत सारी बातें लोगों से उस टी टाइम में शेयर कर पाते हैं। तो फैमिली का मतलब उस टाइम में बच्चे को समझ में आता है। ओह, हमारे दादा भी हैं, दादी भी हैं, अच्छा मम्मी ने ये किया है, अच्छा मम्मी दादा के साथ कैसे बिहेव कर रही है, मम्मी दादी के सामने कैसे बिहेव कर रही है, मम्मी मेरे से तो ऐसे बात करती है। तो ये जो जब एक साथ सब जुड़ते हैं ना, तो हम एक दूसरे के बिहेवियर से, एक दूसरे के कम्युनिकेशन स्टाइल से सीखते हैं कि अच्छा इस तरह से लोग बात कर रहे हैं, देखो पापा तो बाबा से ऐसे बात करते हैं, पापा हमसे तो ऐसे बात करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें उस टाइम में भी बच्चों को सीखने को मिलती है, और आपको भी सीखने को मिलेगी कि मेरा बच्चा बाहर जाके किस तरह से बात करता है, किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है कि जब कभी बच्चा आपसे कोई बात कह रहा है तो जो एक अच्छे पेरेंट्स की क्वालिटी होती है वो होता है एक्टिव लिसनर होना। एक्टिव लिसनर होने का मतलब ये है कि जब बच्चा आपसे कोई बात कह रहा है तो उसको ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। अच्छे से सुनने का मतलब ये होता है कि जब वो कुछ कह रहा है तो जैसे हम लोग की आदत होती है बीच में ही टोक देते हैं, या डाउट करने लगते हैं, या चेहरे बनाने लगते हैं, या उसको इस तरह से एक्सप्रेशंस देने लगते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं उसको अपनी बात कहने से रोकने लगता है, और फिर आगे जाके वो संकोच और झिझक में बदल जाता है। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छी लिसनर की भूमिका निभाएं। स्टडीज़ भी बताती है कि अगर बच्चा आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो आपको 80/20 रूल अपनाना चाहिए। अब 80/20 रूल क्या है? 80/20 रूल ये कहता है कि जब बच्चा आपसे कोई बात कह रहा है या आपके संबंध में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कोई आपसे अपनी बात कह रहा है, तो कम से कम 80% तो आप सुनिए ही सुनिए, और 20% रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करिए। और बच्चों के साथ भी यही है, वो कुछ कह रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे करने की ज़रूरत है तो करिए। जब तक वो पूरी बात नहीं कह लेता आप कोई दूसरी बात बीच में शुरू मत करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ उसका रिदम नहीं टूटता है, उसका कॉन्फिडेंस भी टूटता है, उसका इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। उसको लगता है कि मैं कुछ भी बताऊँगा तो ये अपना ही कुछ बोल देगी, या ये हमेशा डाउट ही करने लगती है, इसको हमेशा सब कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड ही दिखता है, बेस्ट फ्रेंड बताता हूँ तो गर्लफ्रेंड दिखने लगती है, गर्लफ्रेंड के लिए तो अलग ही सोचती रहती है, इसकी सोच ही वैसी हो जाती है, मैं कुछ भी खुल के नहीं कह पाता हूँ। तो कोशिश करिए कि एक अच्छे एक्टिव लिसनर का रोल प्ले करें, जहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, क्या उसने पूरी बात कह ली है, ये सब हम जानने की कोशिश करें, सब समझने की कोशिश करें। और हमारे एक्टिव लिसनिंग से बच्चे तक भी मैसेज पहुंचती है कि हाँ मेरी बात को सुना जा रहा है, अब मेरी बात पे लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा है वन ऑन वन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। वन ऑन वन टाइम, कई बार हमको लगता है कि जैसे बच्चे ने कुछ कम नंबर लाए, या स्कूल से कुछ कंप्लेन आ गई, या कॉलेज गोइंग बच्चा है और उसकी कोई बिहेवियर हमें नहीं सही लग रही है, तो हम क्या करते हैं, मम्मी पापा इकट्ठे जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है। ऑब्वियस सी बात है वो डर जाएगा, वो खुल के आपसे बात नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चा मम्मी से आराम से खुल के शेयर कर पाता है, पापा से करने में हेजिटेट करता है। वही कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा पापा से खुल के डिस्कस करता है, मम्मी से करने में उसको इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे विराट कोहली की लाइफ में क्या हुआ, ये बात जनरली लड़के अपने पापा से कर लेते हैं, लेकिन कॉलेज में फलाना टीचर को दिक्कत हुई और उसकी वजह से फलाना लड़की गिर गई और ये हुआ, वो बात वो पापा से नहीं करेगा, कोशिश करेगा अगर बताएगा तो मम्मी से ही बताएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम वन ऑन वन टाइम की बात करते हैं तो एक समय में एक पेरेंट होगा जो बच्चे से बात करेगा। एक साथ दोनों अगर चले गए और कुछ बात की, और अगर बात कोई गंभीर बात है या कोई ऐसी बात है जिस पे बच्चे को दिक्कत है अपना शेयर करने में, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है उससे, तो ऐसे में फिर क्या होगा कि बच्चा घबरा जाएगा और एक तरह से ये अटैक करने जैसा हो जाएगा।
तो हमें ध्यान रखना है कि कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ पे हम दोनों को एक साथ जाके नहीं, बल्कि एक एक करके या एक बार में एक ही जाके बात करें। इससे थोड़ी गंभीरता बनी रहती है और जो एक्सेस गंभीरता होती है टॉपिक को शेयर करने की, वो कम हो जाती है। अगर एक से शेयर कर लेगा और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा उसको, तब वो आराम से दोनों से शेयर कर पाएगा। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ज़रूरी नहीं जब जाएं तो मम्मी पापा दोनों साथ ही बात करें। खेलने का टाइम है, ज़रूरी नहीं मम्मी पापा साथ में ही खेलेंगे तो खेलेंगे। पापा का अलग भी टाइम हो सकता है खेलने का, मम्मी का अलग टाइम भी हो सकता है उसके साथ स्पेंड करने का। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना क्या कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम इमोशंस को ध्यान नहीं देते हैं, ना अपने इमोशंस को ना बच्चे के इमोशंस को। और अगर हम कम्युनिकेशन में इमोशन की बात करते हैं तो सिर्फ एंगर, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस टाइप के शब्द हमको समझ में आते हैं। अरे वो गुस्से में बात कर रहा था, अरे वो बहुत भड़का हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इमोशंस हैं जो हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं। जैसे अपनी बातचीत में, अपने जेस्चर पोस्चर में आप बच्चे को काइंडनेस शो करिए, एप्रिसिएशन शो करिए। तुमने ये किया, वेरी गुड। तुमने ऐसे नहीं किया, ये गलत बात है, इसको ठीक से करना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने ट्राई किया। तो बच्चे को कम्युनिकेट करते वक्त प्रॉपर इमोशंस दिखाइए। जैसे गुस्सा आ रहा है लेकिन एकदम लेकिन फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये बच्चा समझ जाएगा कि नहीं नहीं, ये मम्मी हंसती है तो ऐसे तो नहीं करती, ये कुछ और है, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। तो ऐसे में प्रॉपर इमोशंस को एक्सप्रेस ज़रूर करिए। और जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगेंगे अपने कम्युनिकेशन में, तो आप नोटिस करेंगे बच्चा भी वो सीखेगा। और जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल है ना, इमोशनल एक्सप्रेशन ना करने की, इमोशंस को सप्रेस करने की या इमोशन को अवॉइड करने की, वो बहुत गलत चीज़ है। तो अगर हम अपने कम्युनिकेशन में अपने प्रॉपर इमोशंस को शो करेंगे, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, इट्स अ फैमिली, एडजस्ट कर लेते हैं। या ये बहुत अच्छी चीज़ थी, तुमने ऐसे किया, आज हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो प्रॉपर इमोशंस आप शो कर रहे हैं किसी भी इवेंट को, किसी भी इंसिडेंट को लेके, ये बच्चा भी सीखेगा आपसे। तो इमोशंस का सही यूज़, आप उसके प्रति काइंड रहिए और वो आपके कम्युनिकेशन में दिखे। आप उसको अप्रिशिएट करिए, इतना भी अप्रिशिएट मत करिए कि वो हवा में बैठ जाए। कई जगह ऐसा होता है कि माँ बाप इतनी तारीफ़ कर देते हैं कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जहाँ भी जाएगा मेरा बच्चा तो हीरा है, मेरा बच्चा तो ये है, मेरा बच्चा तो लड्डू है, और ऐसे चक्कर में बच्चा लड्डू ही हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बैलेंस्ड हो चीज़ें। जितनी बैलेंस्ड होती हैं उतना ही पॉजिटिव उसका रिजल्ट हमें मिलता है। इसके अलावा और रैपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। रैपो बिल्डिंग जैसे एक भावपूर्ण संबंध होना चाहिए माता पिता और बच्चों में, जो ये बताए कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तुम्हारी बातें अगर कॉन्फिडेंशियल हैं तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मैं मेंटेन करूँगा। तुम्हारी बातें अगर तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो मेरे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे ही हमारे रिलेशनशिप कम्युनिकेशन में आएगी, वैसे ही हमारे बच्चे से बॉन्ड अच्छा होता जाएगा और ज़्यादा स्ट्रांग बनना जाएगा। कम्युनिकेशन में हमें 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कम्युनिकेट करें अपने बच्चों से तो 3 चीज़ों पे हमेशा फोकस करना चाहिए। पहला पॉइंट कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम्हें जब ज़रूरत होगी हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तुम्हारी प्राइवेसी है, तुम्हारी ऑटोनॉमी है, तुम बड़े हो गए हो, तुम जिम्मेदार हो गए हो, हम जगह जगह तुम्हारे साथ जाएंगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, साथ साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी और मुड़ के देखोगे तो हम दिखेंगे। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे दूर होंगे, लेकिन कम से कम फ़ोन ज़रूर करना। तो ये जो एक फीलिंग है ना सपोर्ट करने की, दूर हैं फिर भी साथ हैं, कनेक्टेड हैं, ये एक मैसेज आपको अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज के सिनेरियो में जहाँ लॉकडाउन है, हम सब फंसे हुए हैं, परेशान है एक ऐसी बीमारी से जिसका इलाज पॉसिबल अभी नहीं समझ में आ रहा है, और आजकल हमारे चारों तरफ ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो जो डर है उससे निपटने के लिए, उसमें से कई बच्चे हमारे घर से दूर होंगे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, या हो सकता है कहीं फंसे हों वो,
या बेटर हेल्थ को ध्यान में रख हेल्थ फैसिलिटी को ध्यान में रख के वो गाँव नहीं आए, जिस भी कारण से हमारे साथ नहीं है, तो वो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। सेम एज माता पिता को भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने माता पिता को बताएं कि हम आपके लिए हैं, हम आपके पास हैं, क्योंकि अगर ये डर बच्चों में है तो ये डर माता पिता में भी तो है। तो ये जो हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में रहने का या हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होने का जो ये एक मैसेज है, ये हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे गार्जियंस तक या हमारे बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मनोविज्ञान में एक टर्म है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है आजकल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को समझने के लिए, जो ये कहता है कि हम अपने बच्चों के प्रति एक तरह से अप्रतिबंधित सकारात्मक सम्मान रखेंगे। मतलब बिना किसी कंडीशन को रखे हुए पॉजिटिव अप्रोच अपने बच्चों के प्रति रखना ही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है। जैसे एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा अच्छा होता है, नाली में गिर गया तो भी अच्छा है, बड़ा अधिकारी बन गया तो और अच्छा है, लेकिन माँ की नज़रों में उसका बच्चा हमेशा ही खास होता है और हमेशा ही बेस्ट होता है। तो ये जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है वो ये है कि अगर तुमने कुछ अच्छा काम किया तो मैं तो हुई गर्व से एकदम खुश हो जाऊंगी, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तुमसे तो भी तुम अकेले नहीं हो, हम मिल के उसको डील करेंगे, हम मिल के उसको दूर करेंगे प्रॉब्लम को। तो ये जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, ये अगर हमारे बच्चों तक पहुंच गया मैसेज, तो ये बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, समाज में अपना एक स्टैंड लेने में और अपने चैलेंजेस, अपने लाइफ के चैलेंजेस को डील करने में बच्चों को बहुत मदद करता है। और ये हमारे कम्युनिकेशन से ही उन तक पहुंचता है। हम लाख कह लें कि तू फ़ोन करिया, हम आ जा, तू मुझे बताना, मैं पहुंच जाऊंगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना हमारे बातचीत और हमारे बात व्यवहार से बच्चों को लग जाता है कि यार ये तो मेरे मम्मी पापा हैं, कुछ भी कर देते हैं मेरे लिए, गलती हो गई कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा दुखी होंगे मैं मना लूँगा, मैं सॉरी बोल दूँगा, लेकिन बच्चा हूँ उनका, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, एक मौका ज़रूर देंगे और हमें एक मौका देना भी चाहिए। तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है हमेशा पॉजिटिव रहना अपने बच्चे के प्रति, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा रिस्पेक्ट करना, उसका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे इसके लिए हमेशा उसको मोटिवेट करना, बच्चा पॉजिटिव फील करे इसके लिए बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी का ही प्रवाह करवाना, और हमेशा बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं बिना जजमेंटल हुए, बिना किसी बात के पक्ष विपक्ष को सोच के, ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा उस पर चीर फाड़ करने के, हमेशा ये ध्यान रखना कि बिना जजमेंटल हुए आई विल एक्सेप्ट यू। ये जो पॉजिटिविटी अगर हमारे रिश्तों में आ गई ना, तो कल को कोई भी बच्चा कोई बुरा कदम उठाने से पहले सोचेगा। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। छोटे से ही अगर हम बच्चों को ऐसे ट्रीट करें दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली, दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिली, तो आप देखेंगे कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोरल, ये सब बहुत हाई हो जाता है। छोटे पे अगर हम जैसे घर की कोई बातचीत है और बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, मानना ना मानना हमारे हाथ में है, लेकिन अगर हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वॉल्व करने लायक बातों में, तो आप देखेंगे कि बच्चों को अपनी वर्ड समझ में आती है। पहले ही मैंने बताया, जितना ज़्यादा आप उनको सुनेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा उनको लगेगा दैट इस फैमिली के लिए मेरी भी कोई जिम्मेदारी है और मेरा भी कोई रोल है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना है कि फैमिली को कुछ बुरा फील ना हो। तो ये जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हम जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन के थ्रू फैमिली में करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चों को समाज के प्रति, परिवार के प्रति और दूसरे लोगों के प्रति किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये करना हम सिखाएंगे। तो फैमिली से ही अगर हम स्टार्ट करें कि उनको प्रॉपर तरीके से सुने, समझें और समझने का प्रयास करें और उनको भी बताएं कि तुम्हारे जो व्यूज़ हैं या तुम्हारा जो आइडिया था या तुमने जो आइडिया दिया या तुमने जो पॉइंट बताया बड़ा सही पॉइंट था, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे ही करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
जॉइंट फैमिली या फैमिली में या दूसरे ही 2 ही 3 लोग हैं, उसमें भी उसको लगेगा कि नहीं, हाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो सोसाइटी इस तरह से रिएक्ट करेगी या सोसाइटी में इस तरह का इसका ये असर होगा। तो ये फैमिली से ही बच्चा सीखेगा। जब हम संस्कारों की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं कि आजकल नहीं है, तो अब नहीं है तो उसको यहीं से ला सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन से, अपने हाव भाव से, अपने फैमिली मैटर्स में उनकी राय को इन्वॉल्व करके। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा पेरेंट्स को क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, जो अगर आज से आप अपनी सोच को थोड़ा चेंज करेंगे बच्चों के लिए, तो आगे चल के आपके बिहेवियर में दिखेगा और बच्चों के लिए बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स उस पर आने लगेगा। जैसे पहली चीज़, पेरेंट्स को हमेशा सोचना चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो कॉम्पिटेंट है, उसमें क्षमता है, और वो घर के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनेगा, एक अच्छा व्यवहार करेगा, एक ऐसा व्यवहार करेगा जो समाज, परिवार और 4 लोगों के लिए एक मिसाल होगी। आप शुरू में ही अगर ये कहने लगे इससे कुछ नहीं होगा, एकदम वैसा नहीं है, जैसा सोचे थे तो है ही नहीं, घर के पता नहीं किस पे चला गया है, इस तरह से बात करेंगे तो वो भी वही मान जाएगा, अंदर ही अंदर वो भी वैसे ही सोचने लगेगा। सीधे साधे भोले बच्चे होंगे तो और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, और थोड़ा सा एक्टिव बच्चा होगा तो वो और निगेटिव हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, एग्रेसिव होगा कि आप तो और नहीं करेंगे, बाहर के लोगों के लिए कर लेंगे, तुम्हारे लिए तो नहीं करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें खुद विश्वास करना है कि हमारा बच्चा क्षमता है उसमें, वो चाहे तो अच्छा कर सकता है। 2 बार में नहीं हो पाया एग्ज़ाम क्लियर, चौथी बार में करेगा, उसमें कैपेसिटी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जिस चीज़ में कैपेसिटी है उस पर फोकस करवाइए। और अगर आप मिल के करेंगे ना तो बच्चे के लिए भी ये स्विच करना आसान होगा। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, अब जो करना है तुम ही करो, 4 साल से एग्ज़ाम दे रहे हो, हम नहीं जानते, तो वो क्या कर पाएगा? एक तो वैसे ही वो हारा हुआ है, हमारे इस तरह के रिएक्शन से वो और हार जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप बिलीव करिए उसके स्किल्स पे और अच्छे समय आने पे, और जब साथ में फाइट करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा है कि जब बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, इसको आप प्रायोरिटी दीजिए। एक था ना व्हाट्सएप पे, बहुत पहले आया था कि एक स्कूल टीचर ने एक एस्से लिखने को कहा था, और बच्चे ने लिखा कि मैं अगले जन्म में मोबाइल बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है वो मुझसे भले ही बात नहीं करते, मोबाइल पे हमेशा लगे रहते हैं, या पापा बहुत बिजी हों, ऑफिस में भी हों, तो मुझसे तो लेकिन बात नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल में ज़रूर, और थके हारे घर आएंगे तो भले ही और कुछ करें ना करें, मेरे साथ नहीं खेलेंगे लेकिन मोबाइल में ज़रूर देखेंगे। यानी कि बच्चे सेंस कर रहे हैं कि हम उतने वैल्यूएबल इनके लिए नहीं हैं। और जिस तरह से अगर हमारे इस तरह का जेस्चर पोस्चर उनके पास जा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। बच्चे आजकल बोल देते हैं छोड़ो तुम्हारा तो बस मोबाइल ही है, हमेशा मोबाइल ली रहती हो, जब देखो तब सिनेमा देखती रहती हो, ये सब भी कहते हैं आजकल के बच्चे। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने को प्रायोरिटी बनानी है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि रूटीन या आप शेड्यूल बनाइए और उसमें कम्युनिकेशन को रखिए। वो बात नहीं कर रहा है तो कहना अच्छा बेटा मेरी बात तो सुन लो, घर में मैं किससे अपनी बात कहूँ, सब तो बिजी है, थोड़ा समय मुझे दे दो अपनी बात कहने के लिए। इस तरह से वो अपनी इंपॉर्टेंस समझेगा, और जैसे जैसे आप रिवील करेंगे वो भी धीरे धीरे रिवील करने लगेगा। इसके अलावा है बच्चों की ऑटोनॉमी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी हमें बूस्ट करना है। जैसे बच्चों की शिकायत होती है हमेशा पीछे बच्चा समझ के रखी हो, मैं बच्चा थोड़े हूँ, बाकी बच्चों के माता पिता देखो कैसे उनको फ्री छोड़ मेरे पीछे पड़ी रहती हो, तो ये फीलिंग ना आए। इसलिए बच्चों की ऑटोनॉमी, उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के फेज में उनको सपोर्ट करिए, हमेशा पीछे पीछे मत रखे रहिए। ठीक है, ऑब्जर्व करिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब मत करिए, बहुत ज़्यादा फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे में कोशिश करिए कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके हर बिहेवियर को, उसके वेयर अबाउट्स को, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ज़्यादा पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, तो एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कई बार बच्चा भी देखता है अरे नहीं मम्मी पापा देख रहे हैं, मम्मी पापा हैं, तो उस वजह से भी वो कोई ऐसा बिहेवियर नहीं करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। ठीक है, उस पर एक नज़र ज़रूर रखें, क्या पता कल को उसे मेरी ज़रूरत हो। तो इसलिए एक नॉन वर्बल बिहेवियर का होना भी, नॉन वर्बल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब आई बात, जैसे हम जो कहते हैं कि बच्चा अपनी बातें नहीं कहता, ये नहीं कहता, कोशिश करिए, शायद पहले उसने कभी अपनी पॉइंट बताने की कोशिश की थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, हमने समय नहीं दिया, या शायद हम समझ नहीं पाए, या वो नहीं ध्यान बताना चाहता, और इस वजह से वो बाहर जा रहा है, बाहर के लोगों से अपनी बातें। तो कोशिश करिए ये जानने की कम्युनिकेट करते समय कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आजकल आप देखेंगे बच्चा पॉलिटिकल व्यूज़ में और इन सब में आजकल के बच्चे मुखर हो रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। तो समझने की कोशिश करिए कि क्या बात है, क्या विषय है। और ये छोटे छोटे टॉक से, छोटे छोटे जो टाइम आप एक साथ बिता रहे हैं, छोटे छोटे काम जो एक साथ कर रहे हैं, उसमें आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे बच्चे खुल के बात करने में डरते हैं या संकोच कर रहे हैं, उस बात को अगर आप कोई काम करते हुए, साथ में कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए लाइक बर्तन साफ करें, मान लीजिए बच्चा और माँ, और बर्तन साफ करते करते अगर आप कोई ऐसा बात कर रहे हैं जिसको वो बात करने में हिचक रहा है, कि इस टाइम में जब आपकी आंखें एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं, आप नजरें नहीं मिला रहे हैं, इसे ही कहते हैं इन बिटवीन टॉक। इन बिटवीन टॉक यानी कि जब आपको लगे कि बच्चा हेजिटेट कर रहा है बात करने में और बात करना ज़रूरी है, ठीक है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, वेट फॉर करेक्ट टाइम, अगर सही टाइम आने के लिए आप वेट कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई एक्टिविटी में इंगेज होते वक्त उनसे फिर बात करिए, और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें वो रिवील करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी बातें शेयर करते हैं। एक पॉइंट और जो था, रीड बिटवीन द लाइंस, बच्चे ने जो कहा वो तो समझिए ही समझिए, वो जो कह के ना कह के भी कह रहा है उसको भी जानने की कोशिश करिए। बुलाना है ना मम्मी, उसकी मम्मी उसको बहुत प्यार करती है, उसको हमेशा चॉकलेट देती है, टॉफ़ी देती है, तो हमारा ध्यान ये चॉकलेट टॉफ़ी पे नहीं जाए, हमारा ध्यान इस पे जाना है कि ये क्यों नहीं सोच रहा कि इसकी मम्मी भी इसको प्यार करती है। तो क्या सिर्फ चॉकलेट टॉफ़ी देने की वजह से, या कोई और बात है जिसकी वजह से इसको लगता है कि इसकी मम्मी इसको प्यार नहीं करती। तो रीड बिटवीन द लाइंस, किसी भी रिश्ते में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने जो कह दिया वो तो हम समझ लेंगे, लेकिन जो वो नहीं कह पा रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे एक अच्छे कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने में, अपने बच्चों तक अपनी बातें पहुंचाने में, और अपने बच्चों की बातें समझने में। इसके अलावा ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, इसके अलावा बस ये है कि कुछ बेटर कम्युनिकेशन के लिए और टिप्स मुझे मिले तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए आप सभी के बीच में। जैसे बच्चों के टॉकिंग रिचुअल्स को जानने की कोशिश करें। टॉकिंग रिचुअल्स मतलब बात करते करते वो किस तरह के लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, या किस समय वो ज़्यादा बात कर रहे हैं। आप नोटिस करिएगा, कुछ बच्चे होते हैं वो उठसुट बकर 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 बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो जैसे ही शाम होने वाली होती है उस समय ज़्यादा बात करते हैं, और अधिकांशतः बच्चे जो थोड़े शाई माने जाते हैं वो रात में सोने के समय बात ज़्यादा करते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके बच्चे का टॉकिंग रिचुअल क्या है, किस टाइम पीरियड में या किस मोमेंट में वो ज़्यादा बातें कर रहा है या बातें करना पसंद करता है। और वो टाइम पीरियड अगर आपने जान लिया और वो मोड या मूड आपने जान लिया बच्चे का कम्युनिकेट करने का, तो आपको बहुत हेल्प होगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सही तरीके से बात करके बच्चे से अपनी बात समझाने की, बच्चे को अपनी बात समझाने की, या बच्चे के सामने अपनी बात रखने की। तो हर बच्चे का एक टॉकिंग रिचुअल होता है। हमारे टॉकिंग रिचुअल से सिर्फ हम लैंग्वेज का ही ना ध्यान दें, क्योंकि लैंग्वेज का क्या है, बच्चे तो कहीं से भी सीख जाते हैं, लेकिन टॉकिंग रिचुअल का मेन मतलब है जहाँ वो समय जब बच्चा ज़्यादा मुखर होकर बात करता है, वो टॉपिक जिस पे बच्चा ज़्यादा शेयर करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अब मुझे पता है कि मेरा बच्चा क्रिकेट पर खूब बोलता है, ठीक, तो अब एक अच्छी माँ के लिए ये हो जाएगा कि वो कहेगी ये है धोनी वाला कप, धोनी वाले कप में मेरा बेटा दूध पिएगा और धोनी जैसा बनेगा। अब आई बात कि हमें पता था कि हमारे बच्चे का फेवरेट चीज़ क्या है, फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट्स, क्रिकेट, और क्रिकेट का पर्टिकुलर पर्सन उसका फेवरेट प्लेयर है। तो अपनी बात मनवाने के लिए, अपना उसके हैबिट को अच्छा करने के लिए, चूँकि वो दूध पीना पसंद नहीं करता है, अवॉइड करता है, तो इस तरह से वो टेक्निक को हम फॉलो करेंगे और उसमें वो बिहेवियर डेवलप करेंगे।
हमको पता है कि हमारा बच्चा जब सोने जाता है तो जब सब लाइट्स वाइट्स ऑफ हो जाती हैं और मेरे बगल में जब वो सोता है तो अपनी बातें करता है, स्कूल की बातें, घर की बातें, फलाना रिश्तेदार की बातें, दिन की बातें, टीवी की बातें। वो टाइम सही रहेगा जब मैं कोई बात उससे कहना चाहूँगी और वो उस पर प्रॉपर ध्यान देगा। तो ये टॉकिंग रिचुअल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए जानने की कि कब आपका बच्चा ज़्यादा मुखर होता है बात करने के लिए, कब आपका बच्चा बहुत रेडी होता है आपकी बात सुनने के लिए। और जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे उतना जल्दी हमारे लिए आसान होगा प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करने में। बच्चों के डिटेल्स पे हमें ध्यान देना है। हम लोग की आदत होती है ना, कहते हैं अरे जल्दी बताओ ना, इतना लंबा क्या बता रहे हो, अरे हुआ क्या, फाइनल बताओ, जल्दी बताओ, कम टू द पॉइंट। ये चीज़ गलत है, उसका नरेशन डिस्टर्ब होता है। इससे आगे जाके उसमें अच्छा नरेटर होने की जो क्वालिटी होती है कई बार वो हमारी वजह से ही ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे की जो डिटेल्स है, जो बता रहा है उसके डिटेल्स मैटर करते हैं। उसकी जैसे मैंने पहले कहा, रीड बिटवीन द लाइंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लाइंस के अंदर उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स, उसकी थिंकिंग सब छुपी हुई है। कुछ इम्पॉर्टेंट है तभी तो उसको दिन भर में याद रहा और अभी रात में वो आपसे शेयर कर रहा है। कुछ इम्पैक्ट उस बात ने छोड़ा होगा तभी तो अभी तक इसके साथ है और इसने आपसे वो बात करनी ज़रूरी समझी। तो इसलिए डिटेल मैटर करता है। अगर आपके पास समय है और आप समय निकाल सकते हैं तो ज़रूर समय निकालिए और सुनने समझने की कोशिश करिए। कट करके, बीच में रोक के या टोक के आप उसको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि कल को फिर जब वो बात करना ही बंद करेगा तो आपको लगेगा कि अरे इतना तो कर दिए थे, सब सुनते तो हैं, करता ही नहीं है बात। तो कहीं इस वजह से ना हो क्योंकि हमने सही बात उसकी सुनी ही नहीं, हमने कहा टाइम नहीं है जल्दी से बताओ और भागो। तो इसलिए डिटेल जो है वो मैटर करता है। हमारे बच्चों की बातों की डिटेलिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो उन्हें समझने में हमें मदद करती है। और जितना डिटेल होके, कंसंट्रेट होके, हम अटेंटिव होके उनकी बात सुनेंगे, उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा हमसे शेयर करने में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट था। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब कोई डिसीज़न लेना होता है और बच्चे चाह के ना चाह के हमारे पास होते हैं, हमको उनके डिसीज़न में हेल्प करना होता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ऐसा है बेटा, तुम ये चीज़ कर लो, ये करियर ले लो, ये करियर ऑप्ट कर लो, ये सब्जेक्ट चूज़ कर लो। तो हमें अब क्या करना है कि हमें उनको रास्ता बताना है और कहना है कि फाइनल कॉल तुम्हारी होगी, तुम देख लो ये करियर या ये सब्जेक्ट के साथ तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो ये मेहनत लगेगी, ये सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो ये मेहनत लगेगी। अब तुम देख लो कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि स्किल्स तुम्हारे, तुम्हें पता ही है क्या क्या तुम्हारे बेस्ट पॉइंट हैं, क्या क्या तुम्हारे वीक पॉइंट है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सब तुम्हें मालूम ही है। तो देखो मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट या ये करियर चूज़ करने में ऐसा होगा और ये करियर या ये सब्जेक्ट चूज़ करने में वैसा होगा। हम तुम्हें रास्ता बताएंगे, फाइनल डिसीजन तुम्हें लेना होगा। तो एज अ पेरेंट हमारा काम यह है हम उन्हें एडवाइस दें, वो क्या चुनते हैं क्या नहीं चुनते हैं हम अपनी नज़र उस पर रखें, हम ऑब्जर्व ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ ही ये ज़रूर ध्यान दें कि कल को वो ये न कहें तुम ही तो हमको आर्ट्स करवाई थी, तुम ही तो साइंस करवाए थे, तुमने ही तो इंजीनियरिंग करवाई थी। हो सकता है वो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हो, आजकल तो बहुत सारी मूवीज़ भी आई हैं इन सब पे, लेकिन जब अपनी बात आती है ना तो हम लोग मूवीज़ भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एज अ पेरेंट हमारा काम है एडवाइस देना, उसको फाइनली एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये बच्चे के ऊपर है। ठीक है, हाँ अगर वो नहीं कर पा रहा और कह रहा मम्मा प्लीज़ आप ही बताइए, पापा आप ही बताइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तब फिर बच्चे के स्किल न कि अपनी पसंद। हमारा सपना हमारा बेटा डॉक्टर बने, नहीं, बच्चे की स्किल, बच्चे की क्वालिटी, बच्चे का क्या टैलेंट है उसको ध्यान में रख के उसको सब्जेक्ट चूज़ करवाइए, करियर चूज़ करवाइए। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि अच्छा तुम तो हमसे पूछे थे, हमको लगा डॉक्टर बन जाओगे, वह अच्छा रहेगा, कमाओगे खाओगे, लेकिन वहाँ तो हमने बच्चे का विश्वास तोड़ दिया ना। उसको तो विश्वास था कि मम्मी पापा से पूछा, हम नहीं समझ पा रहे हैं, इतना बड़ा डिसीजन हम नहीं ले पा रहे हैं, मम्मी पापा तो सही ही बताएंगे। तो ऐसे में अपना स्वार्थ साइड करके बच्चे के स्किल और टैलेंट के अकॉर्डिंग हमें उसको सजेस्ट करना चाहिए। पर फिर भी मैं कहूँगी कि लास्ट डिसीज़न बच्चे को ही लेने दें।
जितना ज़्यादा वो खुद से डिसीज़न लेगा, उतना ज़्यादा उस डिसीज़न के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा, उतना ज़्यादा उस डिसीज़न के साथ वो इन्वॉल्वमेंट फील करेगा। और जितना ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगा किसी काम को लेके, हम उतना ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर पाएंगे।